तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास स्टार्टिंग में इतने एलिमेंट्स नहीं थे, तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि हम अपने एलिमेंट्स को किस तरह से सजा करके रखें, कि उनका क्या ऑर्डर रहेगा, किस तरीके से अरेंज करें। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि एक अरेंजमेंट दिया, वो सबसे पहले डॉबेराइनर ने दिया, और उसने ऐसे ही तुक्का मार दिया। उस टाइम में इतने एलिमेंट्स तो नहीं थे। ये तुम इधर देख रहे हो, ये मैंने एक एलिमेंट्स बनाए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 19 और ये 3 6 9 12 एलिमेंट्स है। इन 12 एलिमेंट्स को सजाना तो बहुत इजी है, आपको कहूंगा भाई इन्हें सजा दो, तुम भी सजा दोगे, ठीक। तो ऐसे ही डॉबेराइनर ने शुरुआत की इनको सजाने की। तो उन्होंने किस तरह से सजाए, उन्होंने इन एलिमेंट्स का 3-3 ग्रुप में सजाए, 3-3 ग्रुप लिए, 3 ग्रुप इसके, 3 इसके, 3 इसके, और वे 3 ग्रुप में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी थी। वो स्पेशलिटी थी क्या थी, उन्होंने इस तरीके से रखा कि एक एलिमेंट में इधर रखता हूं, एक एलिमेंट में इधर रखता हूं। अब ये जो बीच में जो एलिमेंट आएगा ना, ये बीच में एलिमेंट वो होगा जो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। इस एलिमेंट्स का जो एवरेज मास होगा वो इन दोनों एलिमेंट्स के मास का एवरेज होगा। तो डॉबेराइनर ने 3-3 के ग्रुप बनाए, और उन ग्रुप में स्पेशलिटी ये रखी कि जो बीच का मेंबर है, वो बीच के मेंबर का जो एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास किसके इक्वल है, तो उसके जो आजू बाजू के दो मेंबर बैठे हैं ना, उन दोनों का एवरेज मास जो भी बनेगा वो बीच वाले मेंबर का होगा। जैसे जैसे हमने एक समूह बनाया इन 3 को लेकर के, ये 3 लिए हमने, कौन कौन है ये, लिथियम और फिर सोडियम, ये सोडियम और फिर पोटेशियम। तो ये एक ग्रुप हो गया, इसका एटॉमिक मास कितना है, 7, इसका एटॉमिक मास कितना है, 39। अब ये जो बीच वाला मेंबर है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका बीच का एटॉमिक मास, इन दोनों का एवरेज निकालो, 7 + 39 अपॉन 2, ये एवरेज बनेगा, कितना हो गया 46, और डिवाइड करो कितना आ गया 23। तो ये रहा 23। तो बीच में कौन मेंबर आया, तो डॉबेराइनर ने किस तरीके से समूह बनाए, 3-3 के समूह बनाए उन्होंने। वे समूह ऐसे बनाए कि बीच वाले का जो मास है वो किसके इक्वल है, वो उनके जो आजू बाजू के दो मेंबर है उन दोनों का एवरेज मास निकालो, वो उसके इक्वल आएगा। मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है ये Cl, और एक और एलिमेंट है आपके पास आयोडीन। इसका एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है 35, और इसका एटॉमिक मास कितना है 127। तो अब डॉबेराइनर के अनुसार इसमें कौन आना चाहिए, तो डॉबेराइनर के अनुसार इसमें आना चाहिए, इन दोनों का एवरेज निकालो पहले। एवरेज कितना आएगा, देखो औसत निकाल लिया आप, तो ये औसत आपका आएगा 35 + 127 अपॉन 2। ऐड करिए इन्हें, 12, 3 2 5 और 1 6, और ये 162 अपॉन 2, डिवाइड करो 81। तो इसमें वो मेंबर आएगा जिसका एटॉमिक मास कितना है, वहां से उठा करके रख दो, ये उठा करके यहाँ रख दो Br। तो ऐसे ही उन्होंने 3-3 के समूह बनाते चले गए। तो इन 3-3 के समूह में क्या स्पेशलिटी पाई जा रही है कि बीच वाले का जो मास है, एटॉमिक मास है, वो किन का एवरेज है, जो उनके आसपास के, जो इधर है और जो इधर है, बाकी के जो दो है उन दोनों का एवरेज मास बीच वाले के एटॉमिक मास के इक्वल है। तो ये 3-3 ग्रुप बना दिए उन्होंने ऐसे ही। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और तीसरा ग्रुप ये आपका ये हो गया नंबर 3, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और एक ये Sb, ये तीसरा ग्रुप हो गया। इसका और इसका इन दोनों का एवरेज करोगे तो इसके इक्वल आएगा, और इसका कितना होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा 75.5, और इसका एटॉमिक मास कितना है 120, और इसका एटॉमिक मास कितना है 31। तो 31 और 120 का एवरेज आप करोगे तो कितना पाओगे 75.5। तो एक और समूह बना दिया। तो उन्होंने 3-3 समूह बना दिए ऐसे।
लेकिन बाद में और एलिमेंट्स ज्ञात होते चले गए, जैसे कि ये एलिमेंट्स है, आप देख रहे हो इन्हें, इनमें लागू कीजिए इस बात को। कौन कौन है ये? नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्सेनिक। इसका एटॉमिक मास कितना? 14। इसका एटॉमिक मास कितना? 37। इसका एटॉमिक मास कितना है? 31। इसका और इसका एवरेज निकालो, क्या वो इसके इक्वल आएगा? देखते हैं, औसत निकालो आप, तो ये आ जाएगा 14 + 37 अपॉन 2, 11 अपॉन 2, कितना हुआ? ये तो ना आया। अब क्या हुआ? अब डॉबे-रायडर फेल हो गया। डॉबे-रायडर आगे काम नहीं कर सका, सिर्फ उसके लिए 3 ही समूह बना पाए, अपने वे 3 ही समूह बना पाए। आगे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन बन ही नहीं पाए। तो ये नियम तो सर्वमान्य नहीं हुआ, ये इस रूल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये खामिखा का रूल था। लेकिन हाँ, शुरुआत थी। उस टाइम पे इतने ही एलिमेंट्स थे, शुरुआत में 3 ही समूह बना पाए, उस टाइम पे इतने ही मौजूद थे, तो उन्होंने बना दिए, लेकिन शुरुआत तो थी। लेकिन बाद में आगे जैसे जैसे एलिमेंट्स हमें ज्ञात होते चले गए, तो फिर डॉबे-रायडर का रूल नहीं लग पाया, फेल हो गया फिर ये। तो फिर और ज़्यादा एलिमेंट्स आते चले गए। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने अलग रूल दिया कि ऐसे नहीं करते, दूसरा तरीका अपनाते हैं। ला जाओ, क्या पिलाया ये? तो 100 रुपए की कमी इसमें। दीदी से, मनीषा दीदी से, चल ठीक है। 100 पहले कम लाया है तो हमारा नुकसान करवा दिए सर। ऐसे ऐसे तो ग्राहक है हमारे पास। मैं ये कह रहा था, डॉबे-रायडर फेल हो गया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए और उनका नाम था, क्या नाम था इनका? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने अपना एक रोल दिया, और उन्होंने जो अपना रोल दिया, सा रे गा मा धा नि सा, इससे दिया। सा रे गा मा पा धा ना नि सा। इसमें क्या होता है? इसमें आफ्टर 7 वर्ड्स, 7वें तत्व के बाद फिर रिपीट सा रे गा मा पा धा नि सा। 7 वर्ड है ना ये, सा गा पा धा नि सा, 7 ही है ना? 8 है? 7 है ना? सा रे गा मा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है। सा रे गा मा पा धा नी, फिर वहीं आ गए, सा रे गा मा पा धा नी, फिर वहीं आ गए। तो संगीत में क्या होता है? संगीत में 7 स्वर के बाद फिर दोबारा से उसी वर्ड को दोहराया जाता है। ऐसे ही न्यूलैंड ने इन तत्वों को रखा कि तत्व 7 तत्व जैसे ही पूरा हो जाएंगे, फिर 8वां तत्व में भी ऐसी ही समानता हो जैसे कि पहले तत्व में समानता है। तो उन्होंने उनका रोल देखिए किस तरीके से अरेंज किया। चलो, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से रखा, ऐसे सजाया, और उन्होंने बताया कि देखो मेरे सजाए हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें एक विशेषता पाई जा रही है कि जैसे ही आप 7 तत्व छोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वें तत्व पे पहुंचोगे, फिर ऐसे ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको जैसे कि पहले एलिमेंट की थी, हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फिर जैसे लिथियम की और सोडियम की। तो ऐसे ही फिर 7 तत्व छोड़ करके आओ, 7 तत्व छोड़ करके आओगे, फिर वही एलिमेंट आ गया। तो इनमें समानता पाई जाएगी। ये तीनों के तीनों एलिमेंट में इनमें कुछ ना कुछ समानता है। इन 3 में समानता है, इन 3 में अलग समानता, ये समानता 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 समानता।
तो हर एक तत्व समानता प्रदर्शित कर रहा है, कब? 7 तत्व छोड़ करके। उनका ये कहना था कि 7 तत्व छोड़ दो और जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व से समानता रखेगा, सिमिलरिटी रखेगा। सर जैसे सोडियम सर सॉफ्ट मेटल है, सर लिथियम भी है। लिथियम भी सॉफ्ट मेटल है, ये पढ़ का है हम, बहुत रिएक्टिव मेटल है ये तो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पढ़ का है ना। ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स है, ये भी रिएक्टिव मेटल्स है, ये भी रिएक्टिव। सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्टिव है इनमें से? ये पोटेशियम थी, है ना। इसमें बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, पानी से भी रिएक्शन कर ले सोडियम। सोडियम पे पानी छिड़क दो, एकदम से आग लग जाती है। तो ये उनका नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने किस तरह से रखे अपने एलिमेंट्स कि पहला तत्व से 7 तत्व छोड़ो और फिर अगला जो एलिमेंट्स होगा, 8वां जो तत्व होगा, वो बिल्कुल पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करेगा, सिमिलरिटीज रखेगा। 7 तत्व छोड़ दो। इतने एलिमेंट्स रखे उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21, 21 एलिमेंट्स है। लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि बाद में जो एलिमेंट्स पाए गए, वो जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें समानता प्रदर्शित हो ही नहीं। 7 तत्व छोड़ के देख लिया हमने, फिर आया ही नहीं मजा, फिर समानता आई ही नहीं, तो ये भी फेल हो गया।